Assalamu alaikum dear students. You are welcome in another video lecture. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे बात की थी, उस पे हमने एक ट्रिक भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, दूसरे नंबर पे एटॉमिक साइज, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लास्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि स्क्रीन का मतलब होता है टू हिडन समथिंग। अब सबसे पहले अगर इसको डिफिनेशन की तरफ देखें तो डिफिनेशन हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर सबशेल्स। अब बेटा इसका क्या मतलब है? अगर इसकी डिफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, अब मैंने आपको बोल भी दी कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence shell electrons। अब वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, जो आखिरी शेल होता है किसी भी एटम का, उसे क्या कहा जाता है? उसे वैलेंस शेल कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एटम है लिथियम का, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब देयर आर 3 प्रोटॉन्स। अब स्टूडेंट्स इसके पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें सोडियम एटम को, अब सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11। अब लिथियम जो है ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 शेल हैं। सोडियम जो है ये थर्ड पीरियड से, इसके अंदर 3 शेल हैं। अगर इसके हम बोहर डायग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसके पहले शेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे शेल में इसके आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद तीसरे शेल में हमारे पास आ जाएंगे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस में हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन है। और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, आखिरी शेल के दरमियान कितने शेल हैं? 1 शेल है। अब इस दूसरे एटम में अगर अगर हम देखें सोडियम के केस में, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। लेकिन अगर यहाँ हम देखें इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान 2 शेल आ जाते हैं। ये देखें, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में 2 शेल आ गए। अब इससे होता कैसे? होता ये है कि जितने न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान शेल ऐड होते जाएंगे, यानी शेल इंक्रीज करते जाएंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे इनर शेल के, वो क्या करेंगे? वो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर देंगे, उसको हिडन कर देंगे। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो रिड्यूस होना है, इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। अब सुनिए, देखें, अगर हम इनके लिथियम और सोडियम में देखें तो लिथियम में शील्डिंग इफेक्ट कम है, सोडियम में शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। उसकी वजह डेफिनेटली ये है कि लिथियम में हमारे पास 2 शेल हैं और सोडियम में हमारे पास कितने शेल हैं? 3 शेल है। अगर हम पोटाशियम देखें इसके बाद, तो पोटाशियम के हमारे पास 4 शेल आ जाते हैं, वो 4 पीरियड्स है। तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा? और इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शेल इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करते जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसकी डिफिनेशन के बाद आ जाते हैं पीरियाडिक टर्म्स के ऊपर, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको ग्रुप्स में, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। यानी हम इन एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद हमारे पास सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम है, इस तरह उसके बाद रुबिडियम है और लास्ट में हमारे पास सीजियम है। अब हाइड्रोजन का हमारे पास 1 शेल है, लिथियम के 2 शेल है, सोडियम के हमारे पास 3 शेल है, पोटाशियम के 4 शेल है, इसे रुबिडियम के 5 शेल है और सीजियम के 6 शेल है। अब जब हम डाउनवर्ड जाएंगे ग्रुप पे तो नंबर ऑफ शेल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जो लास्ट टाइम आपको मैंने ट्रिक में भी ये बात समझाई थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसमें होगा? सीजियम में। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीजियम में नंबर ऑफ शेल क्या है? ज्यादा है। अब देखिए इनमें इस तरह से नंबर ऑफ शेल क्या होते जा रहे?
इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम पीरियड्स में देखें, अब ग्रुप्स के बाद हम आ जाते हैं पीरियड्स के ऊपर। पीरियड में बेटा क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा कि हमारे पास एन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, या हमारे पास यहाँ पे लिथियम है, उसके बाद हमारे पास बेरिलियम है, यहाँ पे बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ये फर्स्ट पीरियड है और ये सेकंड पीरियड है। अब पीरियड में होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसकी रीजन ये है कि पीरियड में हमारे पास शेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जस्ट उसी जिस पीरियड में हम बात करेंगे, जिस पीरियड की अगर हम बात करेंगे उसमें वही शेल जो है ना, अगर सेकंड पीरियड की बात हो रही तो उसमें हमारे पास 2 शेल होंगे, और सेकंड शेल में लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो सेकंड पीरियड की अगर बात हो रही तो सेकंड शेल में क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन शेल बढ़ेंगे नहीं, शेल कांस्टेंट रहेंगे। तो पूरी पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक ऐसी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है जो पीरियड में कांस्टेंट रहती है, और वो क्या चीज़ है, वो शील्डिंग इफेक्ट है। अब स्टूडेंट इसको अगर इसको हम एक मैं और आपको इसको अगर मैं समराइज करूं, तो शील्डिंग इफेक्ट की सबसे पहले आप लोगों ने डिफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने उसके पीरियोडिक टर्म्स लिखने हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी इन ग्रुप्स, उसके बाद आपने हेडिंग देनी इन पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल जो हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इनकेस अगर हमारे पास, अगर आप यहाँ देखेंगे सेकंड पीरियड अगर मैं बात करूँ, लिथियम है, इसकी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 है, बेरिलियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 2 हैं, बोरान के पहले शेल में 2, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, वही शेल है, शेल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एटॉमिक साइज और उसकी पीरियोडिक टर्म्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसके फौरन बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, और वो है एटॉमिक साइज। अब स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज से सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिफाइन एटॉमिक साइज, या व्हाट इज एटॉमिक साइज एंड राइट इट्स पीरियोडिक टर्म्स ना। अगेन उसी तरह ये जो सारे हमारे पास पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें सब में तकरीबन जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो क्या रहती है, वो सेम ही रहती है। अब स्टूडेंट्स इसमें एटॉमिक साइज, अगर इसके लिए दूसरी टर्म यूज होती है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। अब रेडियाई जो है, रेडियस जो है वो सिंगुलर है और रेडियाई इज प्लूरल। रेडियाई का मतलब ये कि जनरल सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगेन हम इसकी सबसे पहले किसको देखेंगे, डिफिनेशन को, कि हाउ वी कैन डिफाइन द एटॉमिक साइज। उसके बाद उसके पीरियोडिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। अब अगर बेटा इसके हम डिफिनेशन को अगर हम देखें तो एटॉमिक साइज किसे कहते हैं, जनरली इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है, किसी एटम के न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है, इसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक साइज कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि हम किसी एटम की सिंगल एटम के एटॉमिक साइज को नहीं मेजर कर सकते। एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है ये रिजिड नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एटम का जो बिहेवियर है, एटम इज बिहेव लाइक वेव्स, उसके जो साइज जो शेप है वो चेंज होती रहती है। अब इस चेंज होने की वजह से क्या होगा, जब एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, यानी वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं या वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उस नेचर ऑफ बॉन्ड की वजह से उनकी जो साइज है या एटॉमिक रेडियाई वो क्या होती रहती, चेंज होती रहती। लेकिन आपकी जो 9 क्लास की बुक है फेडरल की, उसमें जस्ट सिंपली डिफाइन किया गया एटॉमिक साइज। तो उसकी डिफिनेशन इस तरह से, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, किसी भी न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक की जो हाफ डिस्टेंस, एवरेज हाफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल, इसे कहा जाता है एटॉमिक साइज। इसे क्या कहा जाता है, इसको एटॉमिक साइज कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके पीरियोडिक टर्म्स के ऊपर देखें कि व्हाट आर द पीरियोडिक टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें इन ग्रुप्स, तो स्टूडेंट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पे बात की थी शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिड्यूस होना था न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, तो वो फैक्टर यहाँ पे अगेन इन्वॉल्व होता है। जितने हमारे पास स्टूडेंट्स शेल इंक्रीज करते जाएंगे ग्रुप में, जब हम डाउनवर्ड ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं।
जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप, तो उससे क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इनकेस हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास लिथियम है, उसके बाद हमारे पास सोडियम है, तो डाउनवर्ड जैसे जैसे आप जाएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, ये तो इसके पीरियाडिक टर्म था एन ग्रुप्स में। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें पीरियाडिक टर्म्स एंड पीरियड्स के, पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो किस तरह से वेरी करता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम पीरियड की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाएं इन पीरियड्स में, तो शॉर्ट ट्रिक में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ था कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है कि हमारे पास कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या इंक्रीज होते रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड में तो शेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। शेल कांस्टेंट रहते हैं, जस्ट न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं और बाहर वैलेंस शेल में क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। अब उससे क्या होगा, जब बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हों और न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हों, तो उससे क्या होगा, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, श्रिंक करता जाएगा। उसके रीजन ये है कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब इसको अगर हम सर्कल से रिप्रेजेंट करें, अगर हमारे पास ये लिथियम सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूँ, तो लिथियम का अगर साइज इतना है, लिथियम का अगर साइज हमारे पास इतना है, तो उसके बाद हमारे पास जो बेरिलियम है, बेरिलियम का साइज से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम बोरान पे जाएं तो उसका साइज और कम हो जाएगा। अगर हम कार्बन पे जाए तो उसका साइज और कम हो जाएगा। नाइट्रोजन पे जाएंगे उसका साइज और कम हो जाएगा। ऑक्सीजन पे, इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करता जाएगा तो साइज ऑफ एटम क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसके जनरल जो है इसके पीरियोडिक टर्म्स थे। आप पेपर में इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, किसी एक ग्रुप और एक पीरियड को आप याद रख लें और उसको आप हर जो है एग्जांपल में क्या करें, रिपीट करें। तो स्टूडेंट्स आई होप ये एटॉमिक साइज के लिए एनफ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है वो है शील्डिंग, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है वो हमारे शील्डिंग इफेक्ट के बाद वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इस आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी आर आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स आपके बुक में इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अगेन वही उसी तरह सबसे पहले इसका आपने डिफिनीशन लिखनी है, लेकिन डिफिनीशन के बाद आपने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा कि आप किस तरह लिखनी है। उसके बाद आपने इसके पीरियाडिक टर्म्स लिखने हैं। तो पीरियाडिक टर्म्स में आपने अगेन जो है सबसे पहले आप एन ग्रुप्स में लिख दें, उसके बाद आप किस में लिख दें, इसकी जो पीरियाडिक टर्म्स हैं एन पीरियड्स लिख दें, एन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के ऊपर आ जाते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स इन सिंपल वर्ड्स में, किसी भी सिंगल एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। क्या मतलब है गैसियस आइसोलेटेड एटम का, किसी भी सिंगल एटम के, बॉन्डेड एटम के नहीं, क्योंकि अगर एटम आपस में बॉन्डेड है तो फिर हम उसे ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो उस एटम का अपने न्यूक्लियस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वो कितना उसको होल्ड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स सिंपल वे में देखिए, हमारे पास कोई एटम है, ठीक है ना, इसके न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये हमारे पास क्या वैलेंस शेल है। इनकेस हम लिथियम की बात कर लेते हैं, अगर लिथियम की बात करते हैं तो हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस वैलेंस शेल से एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, देखें क्या मतलब, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको न्यूक्लियस ने क्या किया, अपने साथ होल्ड करके रखा हुआ है। जब होल्ड करके रखा हुआ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए, यहाँ से आज़ाद करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब जितनी एनर्जी हम देंगे उसे क्या कहा जाता है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी के केस में होता क्या है, इनकेस हमारे पास ये कोई भी एलिमेंट है, मैंने एम लिखा है, उसकी वजह ये कि मोस्टली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, वो मेटल्स होते हैं।
अब ये हमारे पास इनकेस कोई भी मेटल है, अब ये सिंगल एटम, इसके साथ मैंने स्मॉल सा जी लिखा है, इसका मतलब ये कोई हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इसके वैलेंस शेल से हम जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M+1 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये जो एनर्जी है इस मेटल को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहा जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप लोगों ने और भी याद रखनी है, वो ये है कि इसका यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट्स ये भी आपने नोट करना है कि हम आयनाइजेशन एनर्जी डिफिनीशन तो एक एटम की अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 मोल के लिए करते हैं। तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो क्या होगा, वो किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो कि हम एक एटम के लिए मैयर नहीं करते, जब हम मैयर करते हैं तो वो किसके लिए होती है बेटा, वो हमारे पास होती है किलो जूल पर मोल। यानी हम एक मोल जो है वो सब्सटेंस लेंगे, अगर वो सॉलिड उसको पहले हम लिक्विड से या उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में कन्वर्ट करने के बाद उसको आयनाइज करेंगे, तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल होगा। और ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसका यूनिट क्या है। अब स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें पीरियोडिक टर्म्स के ऊपर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप्स। अब स्टूडेंट ग्रुप्स में क्या होगा, जब आप ग्रुप्स में डाउनवर्ड जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, तो उसके रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इट्स इन सिंपल वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बट इन पीरियड्स, अगर आप पीरियड की बात करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, अगर आप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो उससे ये होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ जाएंगे और उन्हें रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये इसके बेटा जनरल से टर्न है, ग्रुप में डिक्रीज करेगी और पीरियड में इंक्रीज करेगी। अब स्टूडेंट अगर यहाँ हम देखें कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। वैसे ये क्वेश्चन भी इस तरह इसके साथ ऐड हो सकता है कि राइट द फैक्टर्स विच इफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी को मैं इस तरह से सिंपली लिख देता हूँ कि हमारे पास की आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरह को मैं से डिनोट कर देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज के साथ स्टूडेंट क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये आपने ट्रिक वाइज याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इट्स मीन दैट कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी ग्रुप्स में जब आप डाउनवर्ड जाते हैं साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट अगर हम देखें आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इससे क्या मतलब है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, जैसे कि पीरियड्स में होता है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के स्टूडेंट्स हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, अगेन इनवर्स रिलेशन है। अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये इसमें एक एडिशनल पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत आसान सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको स्टूडेंट्स इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको शॉर्टली से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम सब अगेन जो है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन के बाद इसके पीरियोडिक टर्म लिखेंगे और इसमें एक दो एमसीक्यूज है अभी आपको मैंने बताने। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरह से उसको समझने के लिए मैं एक पहले बोर्ड पे एग्जांपल लिख देता हूँ। अब ये जो डिफिनेशन है आपको तब क्लियर होगी जब आप चैप्टर 4 को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये दो एटम इन आपस में क्या बनाया हुआ, बॉन्ड बनाया हुआ है। ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने ये बॉन्ड बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये जो इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ, ये जो बॉन्ड पेयर है या इसको शेड पेयर कहा जाता है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन या हाइड्रोजन अपनी तरफ जो खींच रहा है, ये जो खींचने की एबिलिटी है,
इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड में जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की एबिलिटी किसी एटम की, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, ठीक है ना। पॉलिंग एक साइंटिस्ट उसने स्केल दिया है, उसने फ्लोरीन को जो है वो जो है स्टैंडर्ड उसने रखे, इन उसने ये कंसिडर उसके अकॉर्डिंग और वैसे भी फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ उसने क्या किया, कंपेयर किया, यानी ये उसने स्केल बना दी, इसको इस स्केल के लिए रखा है। अब फ्लोरीन की जो वैल्यू वो क्या, हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4। बाकी एलिमेंट्स की जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाकी की से क्या है, ग्रेजुअली कम है। किस तरह से, फ्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है। अगर आप देखें उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, उसकी वैल्यू जो है 3.5 है। उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद क्लोरीन आ जाते हैं, इनके 3.1 के राउंड अबाउट होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो कुछ जनरल से इस पे बात आ गई। अब अगर इसके हम पीरियोडिक टर्म्स देखें तो पीरियोडिक टर्म्स स्टूडेंट बिल्कुल वही सेम है कि जब आप ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करे, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जाएंगे जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एटम अपनी तरफ से ही तरह से अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट देखें, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपके पास जो है न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज होगा, तो एटम का साइज छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डोमिनेंट होता जाएगा। जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इनकेस हमारे पास ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है HF ने, तो इस केस में फ्लोरीन क्या करेगा, ये मोर स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एज कंपेयर टू किसके, क्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन के जो साइज है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इट्स मीन दैट के ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एक सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टूडेंट की ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स सिंपल आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वर्ड एफिनिटी का मतलब ये होता है ना लाइकनेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी ना, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, अब इसका ये इट इज टोटली अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें कैसे पता चलेगा किस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कितनी ज़्यादा है या कम है, क्या है। तो उसके लिए स्टूडेंट किसी एटम के हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वैलेंस शेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। अगर उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी कम रिलीज होती है, यानी वो उसके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है, वो इतने उसके अंदर लाइकनेस नहीं है, वो इतना खुश नहीं हो रहा है इन अदर सेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, तो उसका हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है। इसके अगर हम आज स्टूडेंट्स डिफिनीशन के ऊपर, उसके बाद इसके पीरियोडिक टर्म को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी स्टूडेंट डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन इसकी ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। किसी सिंगल एटम के यानी किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब स्टूडेंट्स आप एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हैं, इनकेस हमारे पास ये क्या है, क्लोरीन एटम है, ये सिंगल एटम है, इसके अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में कैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे क्या होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी पीरियोडिक टर्म्स की बात करें तो सेम वही है, हमारे पास ग्रुप्स जो है पीरियोडिक ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन द पीरियड्स तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो उसके पास जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ये हम देख लेते हैं, वो कौन से फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। साइज ऑफ एटम के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एटम का न्यूक्लियस बहुत दूर चला जाएगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाएंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियस जो है ना इजीली इलेक्ट्रॉन को एड करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस तरह के हमारे पास ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब स्टूडेंट्स दूसरे नंबर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इतने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, अगर हेलोजन ग्रुप की अगर हम बात करें, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब स्टूडेंट अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। इसमें एक्सेप्शनल केसेस इसमें है, ज़रूर हैं, उस पे हम किसी और टाइम पे थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें जो एक फैक्टर है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो फैक्टर है, वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। वो कैसे इफेक्ट करता है उस पर अभी 9 क्लास के लेवल तो टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी पे हम शार्टली जो है उस पर बात कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारी पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के जो टॉपिक है थर्ड चैप्टर 9 क्लास केमिस्ट्री का वो एंड हो रहा है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।